नमस्कार, मैं सुरेश स्वदेशी। आज जो ये वीडियो बनने जा रहा है ये है एनसीईआरटी सिलेबस है, बुक सोशल साइंस है एंड जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस सिविक्स, या हम उसको कहते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, परिचयात्मक है, जिसमें भारतीय संविधान की कुछ बेसिक जो थिंग्स हैं उसका प्रारंभिक जो परिचय, स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो इसमें डील किया गया है। तो चलिए देखते हैं 8th क्लास का ये चैप्टर पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ का क्या कहता है, बात करते हैं। तो चैप्टर का नेम आप देख पा रहे हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। अब सबसे पहला जो इसमें जो चैप्टर की बिगिनिंग होती है वो वहीं से होती है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे बड़ी बात आ रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का होता है और हम यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर चाहिए क्यों, मेन बात यहाँ तो उसी से है। तो भारत में संविधान की बात कहाँ से होती है, वही बात यहाँ पर की जा रही है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी, और ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो था उसी के पार्ट के रूप में हुई थी। तो इसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहले 1934 में पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात करी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम किसे कहेंगे, वो असेंबली, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का या कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन का काम करता है। तो यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ब्रिटिश पीरियड में ही पहली बार जो बात की गई, वो डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा 1934 में की गई। तो आपके यहाँ सबसे पहले बात यही है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस असर्शन फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियन गेन मोमेंटम एंड दिस वाज कन्वीन्ड इन दिसंबर 1946 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आपका चैप्टर कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसके टाइम पे, देखिए सबसे पहले डिमांड हुई 1934, बट 1934 में ब्रिटिशर्स ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अब 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो बिगिन हो जाता है, और ब्रिटिशर्स को अब इंडियंस की हेल्प चाहिए थी। वो मटेरियल हेल्प भी थी, ह्यूमंस की हेल्प यानी सोल्जर्स के रूप में भी चाहिए थी। तो वो जो है बात आई, और तभी इंडियंस ने कहा कि भैया हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है, और वो भी इंडियंस की, उसमें हमें ब्रिटिश लोग नहीं चाहिए, हम इंडियन लोग मिल करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर लेंगे, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने दीजिए। तो ये डिमांड जो है वो मोमेंटम पकड़ चुकी थी, रफ्तार पकड़ चुकी थी। लेकिन फिर भी आप देखिए कि अगस्त 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, तब तक ब्रिटिशर्स ने इस और कोई बात पे ध्यान नहीं दिया है। फिर अल्टीमेटली दिसंबर 1946 में इस बात को ब्रिटिशर्स द्वारा स्वीकार कर लिया गया। तो दिसंबर 1946 में हमारे यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है। Between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India. अब बड़ी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है। इसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है। वापस रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट जो मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो वहां से लेकर के और 26 नवंबर और लास्ट जो मीटिंग हुई इसकी वो 24 नवंबर 1949, तब तक जो है लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इंग्लिश में कहूं तो 2 years 11 months एंड 18 days का जो टोटल पीरियड था, उस पीरियड में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का संविधान, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया। आगे कहता है, फ्री टू स्टेट द डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce.
तो सबसे बड़ी बात थी कि ब्रिटिशर्स के अंडर में हम अगर बात कर रहे हैं तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, तब से लेकर के 1947 तक का जो हम पीरियड मानते हैं, ये लगभग जो है 150 वर्षों से ऊपर का था, 200 वर्षों के आसपास का समय था। तब तक का जो रूल, ब्रिटिश रूल रहा, उससे हमने आजादी पाने की तरफ दिशा में कदम उठा चुके थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन। और यहाँ जो भारत का आदर्शवाद था, ग्रेट आइडियलिज्म था आजादी का, वो भी अब स्ट्रगल को आ चुका है, मींस वो रफ्तार पकड़ चुका था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है और उसने कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा तैयार कर लिया है। अब बात वही वापस आ रही है जो सबसे पहला प्रश्न था कि क्यों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की रिक्वायरमेंट थी, क्यों किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। तो इसके लिए हम बात करते हैं, कुछ बैकग्राउंड इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो वो क्या है? चैप्टर आपका बिगिन करता है कि आजकल अगर हम आज की बात करें, जो वर्तमान जो जनरेशन चल रही है, उनको अगर देखा जाए तो उनको शायद हो सकता है कि इस बात का एहसास नहीं हो कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी होता तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, उसी बात को इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आज की स्थिति में देखें, सभी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, उनके सबके यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता महसूस की गई, फील की गई। और ये भी जरूरी नहीं है कि जो सब कॉन्स्टिट्यूशंस का या जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब डेमोक्रेटिक हो, ऐसा भी नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनका तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है या जिन कंट्रीज में डेमोक्रेटिक सेटअप, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, उन देशों में भी कॉन्स्टिट्यूशन पाया जाता है। तो बात यही हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए था। तो उसका आंसर आप यहां देख पा रहे हैं, ये कहता है इट लेज, कुछ कारण बताएं, कुछ फैक्टर्स बताएं, कॉजेज दिए हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है? It lays out certain ideas that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. पहला सबसे मेजर पॉइंट है, वो ये कहता है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे चाहिए कि हम हमारा कंट्री, हमारा स्टेट, हमारा देश जैसा हम चाहते हैं, वो उसकी जो एक सेटअप लाइन होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही एस्टेब्लिश की जाती है। तो वो जो कुछ आइडियल्स हैं हमारे, जो जिस पे हम चाहते हैं कि वो हमारे राष्ट्र का आदर्श बने, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। उसके अलावा ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी का जो फंडामेंटल नेचर है, उसकी जो बेसिक संरचना होगी वो कैसी होगी, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। तो इस बात के लिए कि हमें हमारी सोसाइटी का जो सेटअप लेके चलना है, कैसे चल बनाना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिखाई देता है। A country is usually made of different communities. अब सबसे बड़ी बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी भी देश में आज की हम सिनेरियो अगर पूरे वर्ल्ड वाइड उठाते हैं, पिक करते हैं, तो हमें ये देखने को आता है कि किसी भी देश में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रिजाइड नहीं करती है, निवास नहीं करती है, बल्कि एक देश में अलग अलग कम्युनिटीज के वेरियस टाइप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज जो है वो वहां पर रिजाइड कर रही है, रह रही है। तो अब इन सबके बिलीफ्स अलग हो सकते हैं, इनकी कस्टम्स अलग हो सकती हैं, इनके रीति रिवाज, रिलीजन, बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। तो फिर किसी भी राष्ट्र के रूप में सबकी बातें अलग अलग लेकर चलना बड़ा मुश्किल कार्य होता है। तो उनको एक फॉर्मेट में रखना, नेशन, राष्ट्र की जो धारणा है, अवधारणा है, आदर्श है, उसके अनुसार लेकर चलने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। तो ये बड़ी चीज आई निकल करके। दूसरी चीज और भी हम देख रहे हैं, तो वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। अब देखिए, पहली चीज तो ये है कि हम जो कंट्री के लिए आइडियल सेट करते हैं, आइडियल्स रखते हैं, उनको फॉलो करवाने के लिए या उन आइडियल्स का जो सिस्टम है वो हम देखते हैं। दूसरा जो बिंदु हमें दिख रहा है वो ये है कि हम हमारे कंट्री को किस तरीके से रूल करवाएं, हमारे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होना चाहिए, इसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कानून कायदे हैं, नियम हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही तय किए जाते हैं। तो वो पहले तय होने आवश्यक है, तभी चल करके हम देश में कानून व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। तो इस कारण से भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है। इसमें हम बात करें तो वो केवल ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स ही हैं कि कौन से आइडियल्स हैं, वो उनके अलावा जो हमारे विश्वास हैं देश के, वो सब इसमें शामिल होते हैं।
अब यहाँ पर एक जो आपका चैप्टर बिगिन कर रहा है, वहां एक हमारे इंडिया के एक नेबरिंग कंट्री है नेपाल, उसकी घटना दी गई है कि अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, वहां पर जो है ऑटोक्रेटिक सिस्टम या किंगशिप हुआ करती थी और वो रिसेंटली ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में सेटअप हुआ है। तो वहां जो घटनाक्रम चला, वहां की जो इंसिडेंट्स हुई वो यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। तो नेपाल का क्या दिया गया है, नेपाल ने बहुत सारे लोगों का स्ट्रगल जो है वो काफी सालों से डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और वहां पर जो किंगशिप थी या ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, राजाशाही थी, वो चल रही थी। तो वो लोग कॉन्टिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे थे और ये स्ट्रगल जो है 1990 से लगभग चल रहा था और 2002 में आकर के इसमें एक मेजर जो है रिजल्ट देखने को वहां पर दिखाई देता है हमें। तो क्या हुआ 2002 में, October 2002, King Gyanendra, citing the Maoist uprising in the countryside at his region, began taking over different aspects of the government with the army assistance. तो देखिए 2002 में वहां जो राजा थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने माओइस्ट लोग जो थे, माओवादी लोग थे, उनके अपराइजिंग मीन्स रिवोल्ट को देखते हुए कंट्री में जो है आर्मी को लेकर के कुछ चेंजेस उन्होंने दिखाया आर्मी की सहायता से। फाइनली उन्होंने क्या किया, द किंग देन फाइनली टुक ओवर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन फरवरी 2005 और बाद में उन्होंने क्या किया कि 2005 में जो वहां की गवर्नमेंट थी उसको वापस उसके सेटअप में ले लिया या अपने कंट्रोल में ले लिया। इन नवंबर 2005 माओइस्ट जॉइंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू साइन ए 12-point एग्रीमेंट और वहीं पर एक घटना फिर हुई कि 2005 में माओइस्ट जो लोग थे उन्होंने अलग वहां की जो नेपाल की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके साथ एक 12 बिंदुओं का एग्रीमेंट साइन किया और इस एग्रीमेंट में क्या चीज थी, यहाँ सिग्नल था, एक इंडिकेशन था कि लार्जर पीपल को कि भैया अब जो है डेमोक्रेसी और पीस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हमें नेपाल में डेमोक्रेसी सेट कर देनी चाहिए। इन 2006 दिस पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगेन गेनिंग इमेंस फोर्स। 2005 में ऐसा हुआ, 2005-06 में जाते जाते ये जो लोगों का जो मूवमेंट था, आंदोलन था, वो अब बड़े लेवल पे आगे बढ़ चुका था। It repeatedly refused the small concessions that the king made and finally, अच्छा राजा ने क्या किया कि छोटे छोटे से कंसेशन, छोटी छोटी फैसिलिटीज इन लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करके और वो इसको और प्रोलॉन्ग करना चाहते थे कि अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो ज्ञानेंद्र जो थे, राजा ज्ञानेंद्र, किंग ज्ञानेंद्र, वो ये करते रहे। बट फाइनली इन अप्रैल 2006 द किंग रिस्टोर्ड द थर्ड पार्लियामेंट, उन्होंने तीसरी पार्लियामेंट वहां पर रिस्टोर की एंड आस्क्ड द पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट और फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को ये कह दिया कि अब आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लीजिए, अर्थात फाइनली वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप हुआ। इन 2008 नेपाल बिकेम ए डेमोक्रेसी आफ्टर एबॉलिशिंग द मोनार्की। तो मोनार्की जो सिस्टम था, राजाशाही जो थी, वो सिस्टम 2008 में नेपाल से खत्म हो गया, एबॉलिश हो गया और वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम सेट हो गया। तो ये रिसेंटली एक घटनाक्रम जो अभी हुआ वो यहां पर दिखाया गया है। अब अंटिल रिसेंटली, अभी की अगर हम बात नहीं करें तो नेपाल में मोनार्की थी और वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन था पहले का, उसको 1990 में एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। उसमें जो फैक्ट थे वो ये थे कि फाइनल अथॉरिटी जो थी रेस्टेड विद द किंग। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, 1990 में जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि फाइनल जो अथॉरिटी थी इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो राजा में थी, यानी फाइनल पावर राजा जो चाहे, किंग जो चाहे वो कर सकता है। तो यही प्रॉब्लम थी कि यहाँ लोगों की विल नहीं थी, पीपल्स विल नहीं थी, लोग क्या चाहते हैं वो नहीं था, किंग क्या चाहता है वो था। तो यहाँ ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन तो था बट डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. तो देखिए वही हुआ कि लोगों का पीपल्स मूवमेंट चला, लोगों का आंदोलन चला डेमोक्रेसी के लिए और कई डिकेड्स तक चलने के बाद इन 2006 वहां पर जो है राजा का जो पावर्स थी उस पर एंड लगा या फिर स्टॉप लगा। The people had to write a new constitution to establish Nepal as democracy. आप देखिए वहां पर भी
जब मोनार्कियल सिस्टम खत्म हो गया, जो राजा का सिस्टम था, किंगशिप थी, वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब उन लोगों को लगा कि अब हमारा एक नया कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा काम करना चाहिए। तो इसी की बात डिमांड आई। तो रीजन कि वो क्यों दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर। अब बड़ी बात थी कि क्वेश्चन तो वही अराइज कर रहा है कि इनके पास 1990 का बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था तो सही, देन व्हाई डिड दे वांट अनदर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात वही निकल के आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं था जो लोग वहां के ड्रीम देख रहे थे, जो अपने देश को, नेपाल को जैसा बनाना चाहते थे, वो आइडियल्स उस कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब उनको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना था जिसमें वो नेपाल को जैसा बनाना चाहते हैं वो आइडियल्स होने चाहिए। तो इसी बात को लेकर के नेपाल में मोनार्कियल सिस्टम एंड होता है और एक नया सिस्टम दिखाई देता है। आगे जो है, monarchy to a democratic government needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society। तो बात वही थी कि नेपाल की सोसाइटी में मोनार्की का सिस्टम था, अब उसको एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कन्वर्ट करने के लिए सारे सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस को चेंज करना था। दिस इज व्हाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। और यहाँ पर फिर 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे था। वो उन्हीं लोगों की डिजायर, उनकी विल्स और उनकी जो एस्पायर्स थी, एस्पायरेशंस थी, उसके ऊपर बेस्ड था और नेपाल का स्ट्रगल डेमोक्रेसी के लिए चलता रहा। अब एक और पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, तो उसका एक ही रीजन यहां भी दिया है कि नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। ये हमारी किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही वो डॉक्यूमेंट है जो किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का, किसी भी नेशन का जो है डॉक्यूमेंट होता है जो उस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है, उसके नेचर को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने कि नेपाल का जो पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन था, 1990 का बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि नेपाल जो है उस पर किंग रूल करेगा और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो रूल करेंगी, वहां पब्लिक का कहीं कोई बात नहीं है। तो वो उसकी नेचर रही उस पॉलिटिकल सिस्टम की। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दी सोसाइटी। जहां पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिन कंट्रीज में, जिन सोसाइटीज में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां पर जो बात तय हो रही है वो ये तय होती है कि जो लोगों के डिसीजन मेकिंग उन सोसाइटीज की जो है वो गाइडलाइंस है कि किन गाइडलाइंस पे बेस्ड उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनके सेट ऑफ रूल्स कैसे होंगे, उनके लॉज कैसे होंगे, ये सब उन गाइडलाइंस को तय करता है। डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं तो वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली इन आवर बिहाफ। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो हम बात कर ही रहे हैं। अब्राहम लिंकन कहते हैं द रूल ऑफ लॉ, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, वही डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अर्थात लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों पर किया गया शासन ही डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर लोग अपने लीडर्स को या तो खुद रूल करेंगे या अपने लीडर्स के थ्रू रूल करेंगे, तो वो उनको अपनी पावर को रिस्पॉन्सिबली लोगों के हाथ में सौंपते हुए ये उम्मीद करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिनको उन्होंने चूज किया है, जिनको उन्होंने इलेक्ट किया है, वो लोग उनकी उम्मीदों के अनुसार, उनके आइडियल्स के अकॉर्डिंग ही रूल करेंगे। तो यही डेमोक्रेटिक सिस्टम है। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against this. लेकिन बात तो यही है कि जिसके हाथ में सत्ता आ जाए वो अपनी मनमर्जी चला सकता है, वो उन जो है पावर्स का मिसयूज कर सकता है। तो उस पे कंट्रोल करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड
होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही उसे रूल करना होगा, और अगर वो नहीं करता है तो उसके लिए भी सजा का, उसके लिए भी पनिशमेंट का प्रावधान प्रोविजन होता है। तो ये भी बड़ी चीज है, और ये मिसयूज अगर हो जाए तो वो अथॉरिटी जो है बहुत बड़ा इनजस्टिस कर सकती है। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है वो हमेशा वो ऐसे रूल्स ले डाउन करती हैं जो कि ऐसे अथॉरिटीज मिसयूज या ऐसे लीडर जो उसका मिसयूज कर सकते हैं उन पे चेक करती है, उनको रोकती है, इट प्रिवेंट्स देम, स्टॉप्स देम। तो ये इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। इन द केस ऑफ right of liquid in case of the right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution। तो अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी भी दिया हुआ है। तो यहाँ पूरी सोसाइटी को एक सेम स्ट्रेटा, एक सेम स्ट्रक्चर में सेट करने का आइडियल रखा हुआ है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसके अलावा एक और फंक्शन है जो डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करता है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो है it ensures that a dominant group does not use its power against other less powerful people or the groups। तो ये बड़ी मजेदार बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है जो इस बात को डिसाइड करता है, इस बात पे कंट्रोल रखता है कि कोई भी पावरफुल ग्रुप या एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है बाकी के लोगों पर, जो लेस पावरफुल पीपल हैं या जो कमजोर लोग हैं, उनका समूह हो सकता है, उन पे एक डोमिनेंट ग्रुप, एक पावरफुल ग्रुप जो है वो उनको डोमिनेट ना करे, उन पे ऑपरेसिव रूल्स रेगुलेशंस ना सेट कर दे। इसको भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ही चेक करता है। ऐसी अनहेल्दी सिचुएशंस अगर किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हो जाए, वेयर मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूअसली एनफोर्स डिसीजंस दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। तो ऐसे अगर कहीं पे, वैसे जनरली होते नहीं है डेमोक्रेटिक नेशंस में, अगर फिर भी ऐसा कुछ हो जाए कि अनहेल्दी प्रैक्टिसेस ऐसे दिख जाए कि जो माइनॉरिटीज हैं तो जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, उन्हें ऑपरेस कर सकते हैं, उन्हें जो है एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो उन सब से बचाने के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एवरी सोसाइटी इज prone to this tyranny of the majority. The Constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। तो बात वही आ रही है, बार बार इसमें इसी बात पे जोर दिया गया है कि कोई भी ऐसी सोसाइटी किसी भी सोसाइटी में ये संभावना होती है कि वो जो मेजोरिटी के लोग हैं वो माइनॉरिटी के लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनको ऐसा करने से रोकता है। तो ये बात यहाँ की गई है। एक और रीजन दिया गया है कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो वो ये है कि मेजोरिटी के डोमिनेशन जो माइनॉरिटी के अगेंस्ट है ना, वो हो तो रोकना ही है। This can refer to one community dominating another, i.e. inter-community domination, or members of one community dominating others within the same community, intra-community domination। तो यहाँ पर आप दो टर्म देख रहे हैं। आप दो टर्म कौन कौन सी देख रहे हैं? इंटर जो है कम्युनिटी का डोमिनेशन। तो आप दो प्रकार का डोमिनेशन आप देख रहे हैं, एक तो है इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और सेकेंड इज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। तो आप यहाँ पर जो है वो दो अलग अलग टाइप का जो है डोमिनेशन देख सकते हैं कि माइनॉरिटी और मेजोरिटी का डोमिनेशन तो हो ही सकता है, मेजोरिटी वाले लोग माइनॉरिटी वाले पे डोमिनेट कर सकते हैं। तो ये तो आपका जो है यहां पर आपने देखा कि वो जो एक मेजोरिटी जो माइनॉरिटी के अगेंस्ट जो डोमिनेशन करती है वो कहलाता है इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझ सकते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इंटर कम्युनिटी डिफरेंशिएट बिटवीन इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन एंड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, तो वो आपको यहाँ पर बड़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी के अगेंस्ट डोमिनेशन कर रही है तो इस टर्म को हम कहेंगे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। और अगर एक ही कम्युनिटी में कुछ मेंबर्स अदर मेंबर्स के अगेंस्ट डोमिनेशन शो करते हैं तो ये वाला जो कंसेप्ट होगा, ये जो टर्म कहलाएगी वो कहलाएगी इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। तो ये हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ध्यान रखना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम को समझना चाहते हैं तो भी हमें ये बात समझ में आएगी कि डोमिनेशन जो है
वो मेजोरिटी का माइनॉरिटी के अगेंस्ट हो सकता है, उसे हम कहेंगे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। और दूसरा हो सकता है कि एक ही कम्युनिटी में एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट, या एक लोगों का, एक समूह का दूसरे समूह के अगेंस्ट जो डोमिनेशन है उसे हम कहेंगे इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। एक और रीजन जो इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों रिक्वायर्ड है, उसका यह है कि ये हमें हमारे से, अपने आप से, आर सेल्फ से बचाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आर सेल्फ, हमें अपने आप से भी बचाता है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसमें साउंड स्ट्रेंज, ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि मुझसे कैसे बचाएगा। तो व्हाट इट मीन बाय दिस, दैट वी माइट एट टाइम फील स्ट्रांगली अबाउट एन इश्यू दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमको स्ट्रांगली ऐसा फील हो कि कोई इश्यू है, कोई बात है, और वो हमें लार्जर जो इंटरेस्ट हैं, हमारे जो बड़े इंटरेस्ट है, उसके अगेंस्ट हमारी बात जा रही है, हम जा रहे हैं उसके अगेंस्ट में, हम हमारा इंटरेस्ट तो देख रहे हैं बट वो लार्जर इंटरेस्ट में रॉन्ग हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस में भी ये हमें बचाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें गार्ड करता है कि नहीं भैया, जहां लार्जर इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां आपको अपने सेल्फ इंटरेस्ट को रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये हमें हमारे अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये बड़ी बात थी यहाँ पर, तो एक ये भी पॉइंट था। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो है सर्टेन डिसीजन दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन, कि कई बार हमें ऐसे डिसीजन हमारे हो सकते हैं जो आइडियल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, जो आइडियल्स हमने हमारे नेशन के लिए डिसाइड किए हैं, तो हमारे जो कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो उसको हार्म पहुंचा सकते हैं, जो उस पर एडवर्स इफेक्ट्स ला सकते हैं, विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं, हमें उनसे भी बचाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिए इन्होंने समझाया that it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right। जैसे आजकल लगभग शायद सभी दुनिया में हो सकता है, भारत में बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं कि भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें मैक्सिमम जो लीडर्स है वो करप्ट हो चुके हैं। तो हमें एक ऐसा लीडर रिक्वायर्ड है जो स्ट्रांग हो और डिक्टेटर जैसा हो, तो पूरे देश की व्यवस्था को ठीक कर सकता है। तो ये हमारी पर्सनल फीलिंग्स हो सकती हैं, बट ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। Set by this emotion, they may not realize that in the long run, dictatorial rule goes against all their interest। तो यहाँ हमारी इच्छाएं आज हो सकती हैं, हमें इन परिस्थितियों के चलते ऐसा महसूस हो सकता है, बट अगर हम ये देखें तो एक लॉन्ग रन में वो डिक्टेटोरियल सिस्टम है, वो किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं हो सकता है। तो ये हमें जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमें इन चीजों, ऐसी वाली जो फीलिंग्स है, रियलाइजेशन से, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि हम अगर इसको देखें तो एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। एक अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें ऐसी जो हमारी विम्स एंड फैंसीज है, हमारी जो कल्पनाएं हैं, हमारी जो ऐसी अदूरदर्शी या जो एक क्षणिक जो प्रभाव से उत्पन्न होने वाली जो हमारी इच्छाएं हैं, उन पे हमें उनसे उनको रोकता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे देश का जो एक आइडियल स्ट्रक्चर है, उस पे चोट पहुंचाने से रोकता है, उस पर प्रभाव डालने से हमें बचाता है। इट डज नॉट अलाउ फॉर इजी ओवरथ्रो प्रोविजंस दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। जो सिटीजन्स के राइट्स हैं, नागरिकों के जो अधिकार हैं, उनको रोकना, उनकी स्वतंत्रता पे प्रभाव डालने वाले जो भी कारण है, उनको चेंज करने की जो इच्छाएं जागृत होती है, उसको ये अलाउ नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा उसको रोकता है। तो अगर हमें इन सब बातों से हमें क्या बात समझ में आई कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही मेजर रोल होता है। अब ये तो था क्वेश्चन जिसका आंसर हम देख रहे थे, वो ये था कि किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, वो सब बातें हमने की। अब हम बात कर रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी हमने स्टार्टिंग की थी कि 9 दिसंबर 1946 से जिसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, और आफ्टर 2 years 11 months and 18 days इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, और भारत का संविधान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तैयार होता है।
तो इसके की फीचर्स क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो इस चैप्टर में डील की गई है। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. बहुत सारे दशकों के बाद 1857 से ही शुरुआत हम मान सकते हैं, और उसके बाद लगातार जो है बहुत सारे भारतीयों ने, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने इंडिया की फ्रीडम के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम किया। उन्होंने बहुत सारे जो है अपने एफर्ट इस पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में, हम जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने बहुत सारे योगदान अलग अलग तरीके से दिया। उन्होंने प्लानिंग की, उन्होंने इमेजिनेशंस की कि इंडिया किस तरीके का होना चाहिए, वो उनके मस्तिष्क के विचार जो थे वो लगातार प्रचारित होते रहे, लगातार जो है लोगों तक पहुंचते रहे। इसी में जो अंडर ब्रिटिश रूल के तहत अगर हम बात करें तो हमें ऐसे रूल्स फॉलो करने पड़ते थे जो हमारे कंट्री का फॉर्मेशन या हमारे कंट्री के आइडियल्स को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, वो ब्रिटिशर्स की नीड्स को, उनकी ग्रीड्स को जो है वो फुलफिल कर रहे थे। The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that a free India should be democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. बहुत लंबा एक्सपीरियंस, लगभग 150 से 200 वर्षों तक का जो शासन उनका रहा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद ये बात तो इंडियंस को फील हो चुकी थी कि इंडिया का आज अगर ब्रिटिशर से फ्री हो तो हमें एक ऐसा सिस्टम लाना है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, जहां लोगों के राइट्स की बात हो, जहां पर लोगों की फ्रीडम की बात की जाए। तो वो एक बड़ी इच्छा उनकी हो चुकी थी। दूसरी बात यह है कि what remained to be done then was to work out for the ways in which a democratic government would be set up in India. अब बात ये थी कि किस प्रकार से ब्रिटिशर से हम फ्री हों, और अगर ब्रिटिशर से फ्री हों तो हम इंडिया में किस तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टेब्लिश करें। ये एक बड़ा सवाल था उन लोगों के सामने। उसके अलावा ऐसे रूल्स जो बनाए जाए जो डिटरमाइन करे फंक्शनिंग यहाँ के देश की, और लोगों की राइट और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करे। और ऐसा by one person but group of around 300 people who became members of the constitution। तो ये पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की तो बस की बात थी नहीं कि इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करे। तो ये लगभग जो है 389 लोगों का जो है इंडिया के पूरे अलग अलग एरिया से, जिसमें जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां से भी लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो 11 प्रोविंसेस, प्रांत थे उस समय जहां पर सीधे चुनाव के द्वारा सरकारें चुनी जाती थी, वहां से भी प्रतिनिधि चुन करके आए। उसके अलावा जो यूटीज थी, यूनियन टेरिटरीज थी ब्रिटिशर्स के अंडर में, सीधे वहां से भी जो है कैंडिडेट्स आए। तो कुल मिलाकर 389 लोगों ने मिल करके, जो कि बाद में संख्या कम हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान जब 1947 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ, तो ये मेंबर्स की संख्या जो पाकिस्तान वाले क्षेत्रों के लोग थे वो उधर जाने की वजह से कम हो गई थी। तो उन सब लोगों ने मिलकर के, और इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी 1946 में, उन्होंने जो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया। यहाँ एक और चीज बात यहाँ आपके चैप्टर में बताई गई कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी इंडिया की थी, मेंबर्स के थे। Each of the provisions of the future constitution was discussed in detail। तो ऐसा नहीं है कि भारत के संविधान को लेकर जो निर्माण की बात हुई तो ऐसे ही हुई, क्योंकि बात हमने अभी भी की कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, लगभग सभी क्षेत्रों से लोगों को बुलाया गया था इस असेंबली में, और उन्होंने यूनाइट होकर के भारत का फ्यूचर कैसा होने जा रहा है उस पर डिटेल्ड डिस्कशंस इन्होंने किए। और इन्होंने बहुत बड़े प्रयास करते हुए, बहुत सिंसियर एफर्ट्स के साथ इन्होंने इस बात की कोशिश की कि एक कॉमन जो कंसेंसस तैयार हो, एक सहमति हो, सामूहिक सहमति, जिसके द्वारा भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाला संविधान बने, और इसमें ये सफल भी रहे। ये जो मेंबर्स थे इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, सच में छोटा मोटा काम था नहीं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का, बहुत बड़ा काम। और बहुत सारी कम्युनिटीज इंडिया में रिजाइड करती हैं, जिनकी सबकी उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, उनके रिलीजन्स अलग अलग है, जिनकी डिस्टिंक्ट कल्चर्स पाई जाती हैं, उन सबका ध्यान रखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना बहुत बड़ा टास्क था। तो वो काम इन्होंने किया। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया, इंडिया वाज गोइंग थ्रू द कंसिडरेबल टर्मोइल। बड़ी मजेदार बात एक और थी कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था
उस समय भारत के जो परिप्रेक्ष्य था वो बहुत ही जटिल था, बहुत ही उठापटक वाला था, टर्मोइल वाला था, टेरिबल सिचुएशन थी। किस तरीके से थी? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, तो हिंदू मुस्लिम राइट्स बहुत जबरदस्त लेवल पे फैले हुए थे। तो इस प्रकार के वातावरण में कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही संतुलित कॉन्स्टिट्यूशन, बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन लिखना बहुत ही कमाल की बात थी। तो टर्मोइल था, द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट, ये चल रहा था उस समय। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। और आपको ध्यान होगा, मैं बता देता हूं कि जब ब्रिटिशर्स ने 3 जून 1947 का जो अधिनियम पारित किया, उसमें ये क्लियरली कहा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो रजवाड़े हैं, जो राजाशाही हैं, देसी रियासतें हैं, वो लोग चाहें तो भारत में मिल सकते हैं, वो चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और वो चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करके ब्रिटिशर्स हमारे सामने गए थे। तो ऐसी परिस्थितियों में पूरे देश को एक सूत्र में बांधना, यूनाइट करना एक बहुत बड़ा टास्क था, और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो ये भी चल रहा था, और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बहुत ही डिसमल थी, बहुत ही बेकार थी उस समय की। ये सभी इश्यूज के होते हुए भी जो लोगों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया। वो ऐसे अवसर पे आगे उठे, विजनरी डॉक्यूमेंट तैयार किया उन्होंने, और देश की डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हुए, नेशनल यूनिटी को प्रोटेक्ट करते हुए, उसको फ्रंट में रखते हुए इन लोगों ने काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल डॉक्यूमेंट था वो हमारे कंसर्न एक पॉवर्टी। आप देखिए, सबसे बड़ी बात कि ब्रिटिशर्स ने इतना एक्सप्लॉयटेशन का किया था कि 1947 की हम सिचुएशन ध्यान दें तो भारत बहुत गरीब देश की स्थिति में था, गरीबी में था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को भी ध्यान रखा गया कि किसी तरीके से भारत को पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना ही है। साथ ही ये भी था कि लोगों को जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का जो अपॉर्चुनिटीज दिया जाना है वो भी इक्वल बेसिस पे आना चाहिए, और वो लगभग सभी वेस्ट लोगों को इस चीज का राइट मिले। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने इन सारी चिंताओं को, इन सभी कंसर्न्स को बैलेंस करते हुए जो है इंडिया को एक इंडिपेंडेंट इंडिया के रूप में, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी में एस्टेब्लिश करने होते इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया। तो अब हम बात करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वो है फेडरलिज्म। कौन सी है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको कहते हैं संघवाद। इसे क्या कहा जाता है? संघवाद। तो संघवाद क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। कि किसी भी देश में, या हम भारत की बात करें तो भारत में केवल एक सरकार नहीं होगी, पर अलग अलग लेवल की अलग अलग सरकारें, अलग अलग लेवल पे अलग अलग सरकारें बनाई जाएंगी। तो ये कौन कौन सी सरकारें हो रही हैं जी? तो यहाँ पर अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो एक गवर्नमेंट तो आपकी सेंटर पे है, दूसरी कहां पर है? स्टेट लेवल पर है। हर स्टेट का अपना गवर्नमेंट सिस्टम भी होगा, जो कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नीचे के लोगों तक पहुंचाने का फंडा। इसके अलावा थर्ड जो लेयर है वो पंचायती राज सिस्टम है, जो रूट लेवल पे एस्टेब्लिश की जाएगी। डेमोक्रेटिक सिस्टम को रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए ये थर्ड टायर था। तो आपने देखा कि यहाँ पर फेडरल सिस्टम है, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही है, जो पूरे कंट्री को एक तरीके से यूनाइट करके चलती है। उसके अलावा स्टेट वाइज जो है वो अलग गवर्नमेंट फंक्शन में है, और थर्ड जो स्टेज है, जो लोअर लेवल पे है, वहां पर ग्राम पंचायत लेवल को, जिला परिषद स्तर तक का जो लेवल है, वहां पर पंचायती राज जो व्यवस्था है वो लागू की गई है। तो यहाँ पर फेडरलिज्म है। The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone. तो यहाँ इस बात को ध्यान दिया गया कि वैरायटी ऑफ पीपल आर लिविंग हियर, डाइवर्सिफाइड कम्युनिटीज आर लिविंग हियर। विभिन्न प्रकार की विविधताओं से युक्त लोग, संस्कृतियां को मानने वाले लोग जो है भारत में रहते हैं। तो उसका सिस्टम ये नहीं हो सकता कि सरकार दिल्ली में बैठी रहे, का राजधानी में बैठ के इन पे रूल करे, क्योंकि वो ऐसा रूल जो है वो बहुत अच्छा नहीं हो सकता, वो डिसीजंस अच्छे नहीं हो सकते।
इसकी बजाय इन लोगों ने क्या प्लान किया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का क्या प्लान रहा कि अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स, कि सेंट्रल न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट तो अलग रहेगी, वो तो काम कर ही रही है, बट स्टेट लेवल पर हमें अलग तरीके की सरकार फॉर्म करनी चाहिए। उसके अलावा while each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues subjects of national concern require that all other states follow the laws of the central government। तो यहाँ पर इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई, यहाँ पर व्यवस्थाएं ये की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिटेल पहले ही दे दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया और वहां पर ये डिटेल्स डाल दी गई, अर्थात जो पावर्स थे या सब्जेक्ट्स थे उनको क्लियरली 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया। मींस सेंट्रल लिस्ट हो गई, एक तो सेंट्रल या जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, तो यूनियन लिस्ट, ये लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स रखे गए जिन पे कानून बनाने का काम कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और इन लॉज को, इन कानूनों को जो है पूरे देश या पूरे देश में या सभी राज्यों द्वारा फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स थे जिसमें सेंट्रल या यूनियन लेवल के जो सब्जेक्ट्स नहीं थे, स्टेट लेवल के थे, उनको स्टेट लिस्ट में रखा गया, अर्थात इन पे कानून बनाने का राइट किसको दे दिया गया, स्टेट्स को दे दिया गया। और थर्ड जो लिस्ट थी उसको कॉनकरेंट लिस्ट माना गया, और कॉनकरेंट लिस्ट में क्या कर दिया गया, ऐसे सब्जेक्ट्स रख दिए गए जिस पे दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, अर्थात स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, लेकिन अगर कहीं पर इनके बीच डिस्प्यूट आ जाता है तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ही माना जाता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि इस पूरे फेडरल सिस्टम को बहुत ही क्लियरली जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया था। इसके अलावा in addition the constitution also specifies where each tier of government can get the money from the work for the work that it does, कि उसको ये भी था कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं इनको काम करने के लिए संसाधन कहां से उपलब्ध होंगे, तो संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर ऑथोरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। तो अगर हम बात करें कि जो स्टेट्स हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट्स के रूप में काम करेंगे, बट उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ही वो पावर्स दे दी गई हैं, तो वो उनके केवल पपेट्स नहीं हो सकते, बट दे आर गेटिंग देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से उनको शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अलावा और कुछ बातें जो यहाँ पर हैं वो ये कही गई है कि अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेरली एजेंट, वो एजेंट नहीं है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन से पावर प्राप्त है। ऑल पर्संस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत में जितना भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता है तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तीनों लेयर्स के जो कानून हैं वो उन पे एप्लीकेबल होते हैं और उनके राइट्स को, उनके फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे श्री A.K. अय्यर, उन्होंने रिमार्क किया था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि यहाँ पर मताधिकार जो है, व्यस्त मताधिकार की जो प्रणाली लगाई गई है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जिसको हम कहते हैं, उसका ये ऑब्जेक्टिव था, इनके माइंड में जो चल रहा था वो ये विश्वास था कि कॉमन मैन जो एक आम आदमी है उसको जो है डेमोक्रेटिक रूल अल्टीमेटली हम डिसाइड कर पाएंगे। और इसके पीछे इनकी जो विश्वास था वो इस बात का था कि इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज विल ब्रिंग एनलाइटमेंट एंड promote the well-being, the standard of life, the comfort, the decent living of the common man। तो ये जो यूनिवर्सल जो एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम था, इसके पीछे क्लियर इनका विश्वास था कि ये धीरे धीरे करके आम आदमी के जीवन में, कॉमन मैन की लाइफ में क्या लाएगा, उसके जीवन में एनलाइटनमेंट लाएगा, उजाला लाएगा, प्रकाश लाएगा, उसके जीवन को बेहतर बनाएगा, उसका वेल-बीइंग जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करेगा, उसके जीवन का स्तर सुधरेगा, उसको जो आराम कंफर्ट की जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त होगी, उसका लिविंग जो है वो एक डिसेंट लेवल तक अपग्रेड करेगा। तो इसी विश्वास के साथ इन्होंने ये सिस्टम या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को अडॉप्ट किया। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग तरीके के रूलिंग सिस्टम्स प्रिवेल कर रहे हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
अर्थात संसदीय व्यवस्था होगी। हमारे यहाँ लोगों की जो पावर है वो संसद में रहेगी, लोगों के द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो चुन करके पार्लियामेंट में बैठेंगे और वहीं से सारे देश के कानूनों का, देश को चलाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वहां जो हमने तीनों फॉर्म की बात करी, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट, और जो पंचायती राज लेवल पे जो है पंचायती राज सिस्टम जो लागू हुआ, उन तीनों जगह जो सरकारें बन रही है, जो गवर्नमेंट बन रही है, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो रहे हैं, उनको इलेक्ट कौन कर रहा है? पब्लिक, कॉमन मैन, बाय द पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की गारंटी दी गई है कि जो सारे सिटीजन्स हैं उनको बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी भेदभाव के जो है इक्वली जो है वोटिंग राइट्स मिलेंगे। When they were making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. तो यहाँ पर देखिए बड़ी काम की बात यह है कि जेंडर की जो हायरार्की जो सोसाइटीज में बनी हुई है, ऐसे जो स्तर बने हुए थे सोसाइटी में जो कि किसी भी हायरार्की को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन सारे सिस्टम्स को कास्ट पे बेस्ड हो, चाहे वो क्लास पे या जेंडर पे, उन सबको खत्म करना था, उनको एबोलिश करना था और एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट लोगों का बनाना है। और इसके लिए उन्होंने किस चीज की व्यवस्था की? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, अर्थात सभी को जो वयस्क मताधिकार जो व्यवस्था स्थापित की गई उसके पीछे ये था। इसका अर्थ ये भी निकलता है कि हम डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये कि भारत में लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने का सीधा राइट मिला हुआ है, वो सीधा उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन। साथ में वो वोटिंग राइट्स तो उसको है ही, लेकिन वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो चुनाव में खड़ा हो सकता है, वो रिप्रेजेंटेटिव खुद भी बन सकता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। और यही लोग जो चुने गए हैं, ये नहीं है कि वो अपने आप में पावरफुल हो गए, वो लोग लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं, जिन्होंने उनको चुन के भेजा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू दैट। तीसरा जो हम देख रहे हैं पॉइंट वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, की शक्तियां किसी एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशन में सारी नहीं है, इनको सेपरेट किया गया, डिवीजन किया गया है। तो कैसे हुआ है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर 3 जो संस्थाएं स्थापित की गई है, उन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश कर सकते हैं कि एक ब्रह्मा जी हैं संसदीय, जिसको हम कहेंगे लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है? ये कानून बनाने का काम करेंगे। सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी कर रहे हैं, लेजिस्लेचर कर रही है। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। उसके बाद विष्णु भगवान आ जाते हैं, विष्णु भगवान द एग्जीक्यूटिव, मीन्स इनको जो है ब्रह्मा जी द्वारा लेजिस्लेचर द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करना है। तो भारत की ये व्यवस्था प्राचीन है, उन्हीं मूल्यों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं। तीसरा, हमारे जो पावर्स हैं वो जुडिशरी में भी हैं। तो जुडिशरी हम शिव जी भगवान कह सकते हैं, जो गलत काम करने वालों को दंडित करने का कार्य करते हैं, तो जुडिशरी भी हमारे यहाँ पर है। तो जो पावर्स थी उन पावर्स को डिवाइड किया हुआ है। लेजिस्लेचर जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बनी है, एग्जीक्यूटिव जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनमें से एक ग्रुप है जो गवर्नमेंट चलाएगा। थर्ड, जुडिशरी जो है सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री जो है उनको यहाँ पर सेट किया गया है। तो in order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the Constitution says that each of these organs should exercise different power. तो हो सकता है इनमें से कभी लेजिस्लेचर डोमिनेट कर जाए, कभी एग्जीक्यूटिव डोमिनेट कर सकती है, डिक्टेटोरियल हो सकते हैं इनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। बट कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली इंडिकेट किया गया, ये व्यवस्था स्थापित की गई है कि ये तीनों एक दूसरे पे चेक कंट्रोल का काम करेंगे, ये एक दूसरे को डिक्टेटोरियल होने से रोकेंगे। तो ये व्यवस्था बहुत ही यूनिक तरीके से हमारे यहाँ पर सेट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक्सरसाइज द पावर थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज ए चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस एंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर। तो शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पर है
कि तीनों ऑर्गन जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो है वो एक दूसरे पे चेक का काम करती है, रोक लगाने का काम करते हैं। Members of the Constituent Assembly fear that the executive might become too strong and ignore its responsibility to the legislature. हमारे संविधान निर्माताओं को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इस बात का डाउट था कि हो सकता है एग्जीक्यूटिव कभी पावरफुल हो जाए, स्ट्रांग हो जाए और वो लेजिस्लेचर को इग्नोर करे। The assembly therefore included a number of provisions in the constitution to limit and control the action taken by the executive branch of the government as a whole. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किए गए कि एग्जीक्यूटिव अगर कभी पावरफुल बनने की कोशिश करेगी तो लेजिस्लेचर को वो पावर्स दी गई हैं कि वो उस पर कंट्रोल करे। तो ये शक्ति संतुलन का सिद्धांत भी कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आता है वो है, अच्छा इससे पहले छोटी सी बात और यहां पर डिस्कस हुई है कि जो बार बार हम स्टेट की बात कर रहे हैं कि स्टेट स्टेट स्टेट, तो स्टेट का मतलब सीधी सी बात यह है कि यहां पर स्टेट का मतलब जैसे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात वाला स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये जो चैप्टर में डिस्कस हुआ है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि एक देश को बात कर रहा है। गवर्नमेंट से अलग सिस्टम है और ये स्टेट किसी नेशन के रूप में या गवर्नमेंट सिस्टम के रूप में बात करता है। यहाँ गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेटिंग द एनफोर्सिंग और एंड एनफोर्सिंग लॉ। तो यहाँ गवर्नमेंट से मतलब है कि एक ऐसी संस्था जो कानूनों को लागू करती है, उनका प्रशासन करती है। गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शंस को चेंज कर सकती है। स्टेट ऑफ द अदर हैंड रेफर्स टू ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स ए सॉवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई ए डेफिनेट टेरिटरी। तो यहाँ स्टेट से मतलब है लोगों का एक ऐसा समूह जिसका एक अपना क्षेत्र है, जिसकी अपनी एक सत्ता है, एक ताकत है, शासन है। तो यहाँ पर इंडियन स्टेट की जब भी हम बात करेंगे, नेपाली स्टेट हो सकता है इंडियन, तो इंडियन स्टेट का मतलब है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, भारत सरकार की बात करेंगे। भारत को एक राज्य के रूप में, एक संस्थान के रूप में माना गया। तो यहाँ मोटी बात ये थी कि स्टेट को लेकर के हमें कंफ्यूज नहीं होना था कि स्टेट कोई चीज जैसा ही है। अब इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वो है हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्स्टिट्यूशन की है वो फंडामेंटल राइट, अर्थात लोगों की फ्रीडम, लोगों के जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट जो उनको मिलने चाहिए, उन राइट्स की बात भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली की गई है और ये इस चैप्टर में भी डिस्कस हुआ है। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में डिस्कस किए गए हैं। कौन से पार्ट में है? पार्ट 3। तो यहाँ पर कॉलोनियल रूल की वजह से जो लोगों का संदेह हो चुका था, नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं थी, उसको देखते हुए लोगों के राइट्स को गार्ड करने के लिए जो पावर थी लोगों की, जो जिसको मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसके लिए जो है फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो है इंडिविजुअल राइट्स जो हैं उनको बचाने की बात की गई है, न केवल लोगों के मेजोरिटी से, बट गवर्नमेंट से भी लोगों के राइट्स को बचाने की बात कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान किए गए हैं। तो मूल रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 7 फंडामेंटल राइट्स थे। बाद में जो है उसमें से एक राइट को, जो राइट टू मनी जो था, राइट टू वेल्थ जो था, उसको हटा दिया गया। अब जो है एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पर केवल 6 जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और ये सभी को इक्वली प्राप्त हैं। ये फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं मैं नटशेल में जो आपके चैप्टर में दिए हुए भी हैं मैं उनकी बात कर लेता हूं। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हैं पार्ट 3 में, जैसा मैंने बताया, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका जो मेंशन किया गया है। तो ये पहला आर्टिकल है राइट टू इक्विलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक मेंशन किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो कानून के समक्ष जो है सभी लोग जो हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं, समान हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी किसी देश, भारत देश में जितने भी लोग हैं वो कानून के अनुसार सब बराबर हैं, कोई भेदभाव उनमें नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे, यानी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव जो है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एक्सेट्रा। कोई भी, सभी नागरिकों को, सभी ऑल सिटीजन्स को बिना किसी भेदभाव के सभी सार्वजनिक स्थानों पर आने और जाने के राइट्स दिए गए हैं।
इसके अलावा ये भी है कि द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार देने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में स्टेट की तरफ से कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक एक्सेप्शन भी है कि जो जिसके बारे में अब बाद में बुक में दिया गया, अनटचेबिलिटी को जो है वो भी एबोलिश कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकंड जो राइट है वो है राइट टू फ्रीडम, और इसके जो है अलग अलग जो फ्रीडम्स सिटीजन्स की आइडेंटिफाई की गई हैं उनको यहाँ पर दिया गया है, और ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। इसमें जो कौन कौन सी फ्रीडम्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ राइट टू मूव फ्रीली एंड रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और लास्ट वाली जो फ्रीडम है वो है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। ये सारी जो स्वतंत्रताएं हैं, फ्रीडम्स हैं, वो इंडियन सिटीजन्स को दी गई हैं इस आर्टिकल, इन आर्टिकल के अंडर। अगला जो आर्टिकल है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23, 24 में मेंशन किए गए हैं। इनके तहत ये है कि किसी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, अर्थात मानव तस्करी, फोर्स लेबर यानी बलात् जो श्रम कराया जाता है, लोगों से जबरदस्ती श्रम कराया जाता है, और एम्प्लॉयमेंट जो बच्चों से जो 14 ईयर्स ऑफ एज से कम के हैं, इन सब एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट उनको जो है प्रोटेक्शन इन आर्टिकल्स में दी गई है। अगला जो आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो आर्टिकल ये 14 नहीं है, ये 25 to 28 है। आर्टिकल जो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये आर्टिकल आपके जो है कहां से कहां दिए गए हैं, ये आपके एक मिनट, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप पढ़ेंगे आर्टिकल 25 to 28। ये आर्टिकल 25 to 28 है, जो कि सभी सिटीजन्स को, ऑल सिटीजन्स को जो है रिलीजियस फ्रीडम दी गई है कि वो व्यक्ति चाहे तो किसी भी धर्म को, किसी भी प्रोफेशन को प्रचार कर सकता है, अर्थात किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ये सभी जो राइट्स हैं वो इस आर्टिकल के तहत दिए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला है राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल, या कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है। ये आर्टिकल 25 तो ये मिस्टेक्स, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक्स हुई है, तो इसको आप पढ़ेंगे, ये आपका 29 to 30, ये 29 to 30 कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो माइनॉरिटीज हैं या रिलीजियस लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो माइनॉरिटीज हैं उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप करने की, उनको प्रिजर्व करने की और उनको डेवलप करने की, अपने कल्चर को डेवलप करने, प्रिजर्व करने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की राइट्स उनको दिया गया है। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 30 to 35 में मेंशन है। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी सिटीजन के राइट्स का अगर वायलेशन होता है, वो चाहे किसी सिटीजन के द्वारा किया जाए, वो चाहे किसी संस्था के द्वारा किया जाए, या इवन गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाए, तो वो उसके अगेंस्ट नागरिक जो है वो कहां जा सकता है, कोर्ट में जाकर उनके अगेंस्ट जो है डिफेंस ले सकता है। तो ये सबसे बड़ा, इसको संविधान की आत्मा भी कहा गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को प्रोवाइड किए गए हैं। ये जो राइट्स है वो माइनॉरिटी जो है उनको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट जो मेजोरिटी की जो एट्रोसिटीज हो सकती हैं, जो पॉसिबल है, उनके अगेंस्ट लिए प्रोटेक्ट करता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उन्होंने जो कहा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ये कहा है कि इन जो फंडामेंटल राइट जो रखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके पीछे टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स थे। वो कौन से थे? फर्स्ट था कि एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स। तो पहला बात तो यही था कि हर सिटीजन को वो इस स्थिति में हो कि वो इन राइट्स को क्लेम कर सके। पहली चीज है क्लेम करना, और जो सेकंड ये है कि दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज। और ये दूसरा ये है कि उन अथॉरिटीज, उन जो कानून बनाने वाले संस्थान हैं, उन पे भी इसको बाइंडिंग किया गया कि वो भी इनका ध्यान रखें और उनको प्रोवाइड करवाए। In addition to fundamental rights, the Constitution also has section called Directive Principles of State Policy.
हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ राइट्स की और भी बात की गई है। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी वो हमारे डीपीएसपी में डिसाइड किया गया है, अर्थात हिंदी में इन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, जिसमें सरकार को किस तरीके से शासन करना चाहिए उससे संबंधित सजेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। इस सेक्शन में जो है मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस बात को निश्चित करने के लिए किया कि सोशल और इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स की बात हम कर रहे हैं वो इसके इन तत्वों में तय की गई है, और ये जो है गवर्नमेंट के लिए, इंडियन स्टेट के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो है ये गाइड के रूप में काम करेंगे, ये सारे के सारे मैसेजेस, और लोगों की पॉवर्टी को रिड्यूस करेगा। अगला जो की पॉइंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब है, और वो हमारे इसकी प्रियम्बल में भी क्लियरली कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, सेकुलर स्टेट होगा। अर्थात यहाँ से स्टेट जो है, अर्थात स्टेट से मतलब है इंडियन गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं किया जाएगा, और स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, वहां पर वर्ड है रिलीजन। वी विल रीड मोर अबाउट, ये आगे के चैप्टर में दिया गया है डिटेल में। तो अब हम ये बात कर सकते, सेकुलरिज्म का कुल मिलाकर के बात ये है कि भारत सरकार की तरफ से, भारत के जो संस्थान हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं किया जाएगा, बट सभी धर्मों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये सेकुलरिज्म की अवधारणा भी यहाँ पर बात हुई है। तो अब हमने कुल मिलाकर के देखा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बहुत ही क्रूशियल वे में जो रोल तय किया गया है, और ऐसे आइडियल जो हमारे सभी सिटीजन्स को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, उसको जो है विश्व गुरु बनाने की राह में आगे बढ़ाएंगे, उन सभी तत्वों का समावेश करते हुए इस संविधान को तैयार किया गया है। और ये संविधान जो है ये भारत की उन समस्त चिंताओं को रिफ्लेक्ट भी करता है जो भारत में चेंज लाना चाहती है। भारत की जो मूलभूत अवधारणा है, भारत कैसा राष्ट्र बने, उन सभी जो आदर्श तत्व हैं उनको इसमें शामिल करते हुए इसे तैयार किया गया है। तो साथियों, ये चैप्टर था आपका पहला वाला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको मैंने आपको सामने प्रस्तुत चैप्टर वाइज, जो चैप्टर जैसा दिया गया है, सारे तत्वों को शामिल करते हुए मैंने एक्सप्रेस किया। आपको जरूर समझ में आएगा, जरूर जो है आपकी मदद करेगा। देखते रहिए ज्ञानालय। थैंक यू वेरी मच।